हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और उधर कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों को कोरोना छू भी नहीं पाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि कैसे भी लगातार पैर पसार रहे कोरोना के संकट को रोका जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सके और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो देखिए, लगातार हम 11 से 12 बजे तक चर्चा करते हैं और उस चर्चा के जरिए पैनल पर हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं। एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आप खुद का बचाव कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने खान पान में इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा स्ट्रोंग है तो आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। तो पैनल में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं डॉक्टर पंकज वत्स। तो डॉक्टर पंकज वत्स की ओर हम रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार हम उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से हम संक्रमण से बचाव कर सकते हैं अपने परिवार का और अपने तमाम जो संपर्क में लोग आ रहे हैं उनको भी हम बता सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि किस तरीके से आप संक्रमण के चलते अपना भी बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का भी बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से संक्रमण को रोका जाए। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर पंकज, सबसे पहले सवाल यही कि स्थिति फिलहाल कितनी गंभीर देख रहे हैं आप, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो 18,000 पार कर चुके हैं। तो आप देखिए कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे, तो स्थिति कितनी गंभीर मानी जाए? ठीक है, 18,000 नहीं, अब तो आंकड़े जो है 20,000 के आसपास हो गए, 20,000 को भी क्रॉस कर गए, 21,000 जी बिल्कुल। हाँ, सुबह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे। डॉक्टर पंकज जी, आप ये हाँ, लेकिन जो आपकी जो स्थिति है वो पहले से थोड़ी सी और स्टेबल हुई है। केसेस, जो टोटल केसेस हैं कंट्री में, उनमें भी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो पिछले 48 घंटे में लगभग 2,000 केसेस की हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं लगभग 2,000 की, लेकिन केवल उसमें से 13 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो मैं मेवात जिले में, जो बार बार मैं आपको कह रहा था कि मेवात जिला जो है उससे हमें ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 48 घंटे में, 96 घंटे में वहां से कोई भी केस हमें पॉजिटिव नहीं मिला है मेवात डिवीजन से, यानी नूह जिले से। और साथ में जो हथीन ब्लॉक है पलवल डिस्ट्रिक्ट का, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट और नूह से कोई भी केस पिछले 96 घंटे में नहीं मिला है। और लोग वहां से ठीक होकर अपने घरों को जा भी रहे हैं। जो क्वारंटाइन कर रहे हैं उनका कुछ पीरियड कुछ लोगों का खत्म हो गया और कुछ नहीं हो गया है। तो ये बहुत सुहानी बात है, क्योंकि हमें यहाँ वहाँ लग रहा था कि वहाँ शायद बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कुल मिला के आपके फरीदाबाद में भी सिर्फ एक ही केस बढ़ा है। गुड़गांव में जरूर 5 केसेस बढ़े हैं पिछले 48 घंटे के दौरान। बाकी सोनीपत में नया सर्ज आया है। मैंने पहले ही चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से सटे हुए जो एरियाज हैं उनमें हमें चिंता है। अब देखिए, गुड़गांव में 5 बढ़े हैं पिछले 48 घंटे में, तो वहां पे भी सोनीपत में भी 6 केसेस और बढ़ गए हैं। और इसी तरीके से जो है आपका थोड़ा बहुत पंचकुला का हमें लगता है कि पंचकुला में 1-2 केसेस और बढ़े हैं। बाकी सब जगह शांति है पूरे प्रांत में। और पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स के एफर्ट्स से, जो जनता के एफर्ट्स के साथ जो है हरियाणा में कोई भी डेथ नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जो हमारे प्रयत्न है, प्रयास हैं, वो सरकार द्वारा और जनता द्वारा जो लॉकडाउन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें मीडिया पर्सन्स कह लीजिएगा, चाहे उसमें पुलिस के पर्सन्स कह लीजिएगा, स्वास्थ्य कर्मी कह लीजिएगा, सफाई कर्मी कह लीजिएगा, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब लोगों ने मिलके अथक प्रयास जो किए हैं, उसके कारण आज हरियाणा में एक सुहानी स्थिति है। और मैं आशा करता हूं कि यही स्थिति बनाए रखने के लिए जो हमने प्रिंसिपल, जो हमने छोटी छोटी बातें कही हैं,
जो कि लगती छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो अदृश्य है। पहले हमें पता लगता था, हम ये मान के चल रहे थे कि जिसमें संक्रमण के वो दिखाई देंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे, किसी को खांसी, बुखार या कोई तकलीफ होगी तभी हमें पता लगेगा। लेकिन अभी संक्रमण होने के बावजूद भी ये नहीं पता लगता कि उनमें संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए कोरोना अदृश्य हो गया है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने है, वो कोरोना कैरियर है या नहीं है, कोरोना संक्रमित है या नहीं है, वो अब बड़ा मुश्किल है। अब कोरोना कैरियर मान के चलेगा तो ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस अदृश्य दुश्मन से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने तरीका बता रखा है, शारीरिक दूरी रखने का जो तरीका बता रखा है, जो 2 मीटर से दूर रखना, मास्क पहन के ही आपको रहना है, बाहर जाएं तो अवश्य 100% पहने, अपने मास्क को धोते रहें, अनचाही चीजों को ना छुएं, अगर छूना पड़ा है तो तुरंत उसके बावजूद अपने 20 सेकंड तक अच्छे से अपने हैंड वॉश करें। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, सैनिटाइजर का उपलब्ध करें। बीड़ी हुक्का किसी के साथ नहीं शेयर करें। ग्रामीण भाइयों को मैं खास तौर पे, या बीड़ी सिगरेट पीने वालों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ कि यूजुअली एक आदत होती है कि हम हुक्का शेयर करते हैं और बीड़ी शेयर करते हैं, माचिस शेयर करते हैं। ये ध्यान रहे, इन दिनों में आपको इसके ऊपर भी विरोध है कि नहीं करना है किसी भी कीमत पे। आप अगर इस समय जो किसान भाई मंडियों में जा रहे हैं, बाकी जा रहे हैं, तो अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएं, थैला लेके जाएं, थैले लटकता हुआ थैला, उसमें रखें सारी चीजें, अपना पानी, अपनी शिकंजी ये अपने साथ रखें, अपना हुक्का बीड़ी अपने साथ रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और जो भोजन में हमने बताया था, आम जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, उनका सेवन जो है बढ़ाएं, फ्रूट्स का सेवन बढ़ाएं, खाने में सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। ग्रामीण में आजकल छाछ मिलती है, बाहर भी नहीं जा रही है, उसका सदुपयोग ग्राम के लोग अपने घरों में और अपने पड़ोसियों को करवाएं। और उसके बाद जो है 1 गज की दूरी को, सोशल डिस्टेंसिंग रखना एक मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि किसके कौन संक्रमित है कोरोना का और कौन कोरोना का कैरियर है। बिल्कुल, जब ये नहीं पता लग रहा है, 70% बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ऐसे हालात में आपके पास एक ही हथियार है कि आप शारीरिक दूरी रखें, आप ये जो प्रिकॉशंस आपको बताई गई हैं उसका करें। अपना प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो है, जो आयुर्वेदाचार्य जो बातें कहते हैं उनको भी ध्यान से सुने, उनका भी पालन करने की कोशिश करें। गांव में दूध है, गांव में हल्दी उपलब्ध है, हल्दी वाला दूध सुबह शाम अवश्य पिए। और जो आयुर्वेदाचार्य कहते हैं उन चीजों का सेवन अगर साथ में ऐड कर लेते हैं तो ये जो कोरोना के साथ जो लड़ाई है उसका सफर जो है वो हमारा और सुहाना हो जाएगा। बिल्कुल। तो चर्चा में डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं। डॉक्टर परमेश्वर, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर परमेश्वर, सवाल आपसे यही कि फिलहाल मास्क टेस्टिंग की कितनी जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? या जो टेस्टिंग है उसको अगर ईमानदारी से बोले तो आज के टाइम पे वो एक बेईमानी सिद्ध हो रहा है। आज के टाइम पे वो एक बेईमानी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि टेस्टिंग जो की जा रही थी, वो किट जो है वो भी सही एक तरह से रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अधिक सहमत हूँ डॉक्टर साहब की बात से, डॉक्टर वत्स की बात से, कि आज हम इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए जो हमारा बेसिक चीजें हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हमें बार बार हैंड वॉश करना है, मास्क का प्रयोग करना है, इन सबको बहुत स्ट्रिक्टली करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जैसे डेंसली पॉपुलेटेड देश में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी एक, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जहां जहां हम डेंसली पॉपुलेटेड सिचुएटेड हैं वहां पे जो है एक एक कमरे में 5-5, 6-6, 7-7 लोग रहते हैं। बहुत छोटी छोटी गली ही 1 मीटर बीच में चौड़ी होती है, तो हम 2 मीटर का गैप कहां से लेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले जितना हो सके ये सब प्रिकॉशन लेंगे। आज जो है बहुत अधिक रेलिवेंसी इस बात की हो गई है कि आपको विदाउट टेस्टिंग, विदाउट सिम्टम, आपको ये मान के चलना है कि जी हाँ, मैं कोरोना का पेशेंट हूं। हर व्यक्ति अगर ऐसा मान लेता है कि मैं कोरोना का पेशेंट हूं और कोरोना पेशेंट को जो कुछ सरकार ने कहा है वो करना शुरू कर देता है। सरकार ने क्या कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप घर में भी मास्क लगा करके रहें, तो तीसरा बार बार हैंड वॉश करें, जूते चप्पल घर के बाहर रखें, अगर बाहर से आए हैं तो कपड़े बाहर उतार करके आए, और साथ में जो, क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो इसलिए आपको हम प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, प्राइमरी लाइन ऑफ
एंटीवायरल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद का होगा। और आयुर्वेद में भी क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारी जो आयुर्वेदिक एंटीवायरल है प्राइमरी लाइन की, वो हमारे किचन के आइटम है। आज देखिए, आज अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की कि साहब क्लोरोक्विन हमने मंगाई तो जरूर है, लेकिन हमें वी आर नॉट सीइंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द क्लोरोक्विन। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि क्लोरोक्विन से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो अब हमारे पास, क्योंकि क्लोरोक्विन को जब शुरू किया गया था तो हम लोग को भी थोड़ा डाउट था कि क्लोरोक्विन जो है एज सच एंटीवायरल नहीं है, लेकिन ये किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है, लेकिन लोग बोल रहे हैं तो प्रोबेबली कर रही होगी। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हमारे किचन के आइटम जैसे लौंग चूसना, काली मिर्च चूसना, अजवाइन और सेंधा नमक चूसना, पान के ऊपर पान के पत्ते के ऊपर जो है आप इलायची रख करके चबा के खाना, ये सब हमारे आयुर्वेद में प्रूवन एंटीवायरल है। जो जब वायरस एक तरह से मल्टीप्लाई होके इतना नहीं हो जाता कि आपको वो इफेक्ट दिखाना शुरू करे, चाहे वो वायरस का इनिशियल फेज है या आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, तो उस समय पे अगर आप ये सब चीजें चूसते हैं तो आप वेरी इनिशियल स्टेज पे वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दूसरा, हल्दी की जैसे जिक्र की डॉक्टर वत्स ने, हल्दी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, तो आप हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर के गर्म पानी में आप गरारे कीजिए, आप हल्दी और सेंधा नमक की भाप लीजिए। तो ये, और फिर दूसरा जो काढ़ा हम लोग बोल रहे हैं बार बार, काढ़े की चीजें, सोनिया मैं फिर हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे 11 औषधियां हैं जो हमने बहुत सोच समझ के इस काढ़े में शामिल की हैं। इसमें हमारी अदरक, काली मिर्च, पिपली, लौंग, इलायची, दालचीनी, तुलसी, गिलोय, हल्दी, एक जड़ी होती है जिसे बोलते हैं हरिद्रा, और मुलैठी। ये 11 चीजों में से जितनी भी आपको मिल जाए घर पे, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, उनको आप जो है काढ़ा बना करके, यानी इन चीजों को अपने स्वाद के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा डाल करके और पानी में उबालिए और 5 मिनट पानी अच्छे से उबल जाए, छान करके उसमें गुड़ मिला करके सुबह शाम पीजिए। तो ये मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति को इतना सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन ये सीरियसनेस तभी आएगी जब आप डॉक्टर वत्स की बात मानेंगे कि हर व्यक्ति जो है कैरियर हो सकता है। ऐसे मान, आपके सामने जो भी खड़ा है, चाहे आपका अच्छा मित्र है, उसको कोई सिम्टम नहीं, वो हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये कोरोना का कैरियर है, मुझे इससे बचना है। और अपने भी ये मान के चलिए कि मुझे भी कोरोना है तो मुझे अपने परिवार को बचाना है। तो अगर इस तरह की सोच डेवलप करेंगे, मुझे लगता है कि ये हम पैंडेमिक से तब बाहर आ पाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ सोनिया एक बात और साथ में जोड़ना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल जी। कि अब ये वो वाला ग्रुप हो गया जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण नहीं है, चाहे उनको कोरोना है या नहीं है, ये एसिम्प्टोमेटिक। अब हम बात करते हैं जिनके टेस्ट हुए हैं और जो पॉजिटिव आए हैं, उनको जो है डेफिनेटली हमारी आयुर्वेद की एंटीवायरल मेडिसिन, जिनका हमने ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है। देखिए, मैं आज ये नहीं कह सकता कि ये कोरोना के वायरस को कैसे मारती हैं, लेकिन ये भी मुझे पक्का है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोरोना के वायरस को नहीं मारती। तो कहने का मतलब है कि आज इन्हीं मेडिसिन से हमने पहले डेंगू को ट्रीट किया है, चिकनगुनिया को ट्रीट किया है, कुछ लोगों को बहुत सक्सेसफुली ट्रीट किया है। हमारे पास इतने सैकड़ों की संख्या में पेशेंट, और सब पेशेंट में अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी जो मेडिसिन है, जिसमें त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, उसके बाद नारदीय लक्ष्मी विलास रस, आपका जो है मां सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, ये सब वो औषधियां हैं जो हम सदियों से एंटीवायरल के रूप में प्रयोग करते आए हैं सफलता के साथ। तो इनको जो है उन पेशेंट को देना चाहिए। और यहाँ सुनिए, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो फ्लू है, अगर आपको लक्षण होते हैं, कफ होता है, कोल्ड होता है, कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अब आप उसका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप बिल्कुल भूल जाइए, आपको टेस्ट पे जाना नहीं है। पहले दिन से आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके इसको वेदर इट इज कोरोना की वजह से ये आपको सिम्टम है या आपको अलग कोई वायरस की वजह से ये कोल्ड कफ होता है, क्योंकि इन जनरल कोल्ड कफ वायरस की वजह से होता है। तो आप इन मेडिसिन को लेंगे तो बात जो है वो आइसोलेशन, वेंटिलेटर और कैजुअलिटी तक नहीं पहुंचेगी। मुझे लगता है कि इस समय अब आयुर्वेद को संपूर्णता से अपनाना एकमात्र सोल्यूशन है, यदि इस पेंडेमिक से भारत देश को और पूरे विश्व को बाहर आना है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, फिलहाल मास स्क्रीनिंग की जा रही है, जरूरी भी हो जाता है कि इस महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, प्रदेश लड़ रहा है, तो मास स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके क्या क्या फायदे निकल कर आ सकते हैं? भी हमें थोड़ा बहुत भी शक लगता है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं या कहीं पर भी हमको लगता है कि वहां पर होगा, तो वहां पे मास स्क्रीनिंग की प्रीव्यू में ले आते हैं ताकि हम ये देख सकेंगे कम्युनिटी में इसका ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो आपको बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिनमें साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं,
उसके बाद भी उनमें पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। लेकिन अभी सी मास स्क्रीनिंग में थोड़ा व्यवधान आया है। आप देख रहे हैं कि भी व्यवधान इसलिए आया है कि जो किट्स हमने चाइना से मंगाए थे उन किट्स को संचय के घेरे में है। बिल्कुल। और ऐसे समय में जो भी उस टेस्ट, वो जो किट्स आई थी उनके द्वारा जो टेस्ट ऑलरेडी किए गए थे वो भी शक के घेरे में है। इसलिए उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था के बारे में किया जा रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि उन्होंने 1 लाख किट्स का चाइना कंपनी को ऑर्डर दे रखा था, उन्होंने तुरंत ये खबर आते ही उसको कैंसिल कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कोई वेट नहीं की कि इसकी जांच करेंगे नहीं करेंगे, बाकी करेंगे। और हरियाणा में ही, गुड़गांव में ही एक विदेशी कंपनी के सहयोग से जो है ये किट तैयार किए गए और उन्होंने वो किट उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं हरियाणा सरकार को। तो इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी तुरंत इसके बारे में फैसला लेना चाहिए। और एक अगर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो सत्य है तो, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये जो किट आए थे उसकी जो एफिकेसी टेस्ट की गई थी तो 71% थी। यानी अगर 100 टेस्ट करेंगे तो 71 केसेस कंफर्म होंगे, 29 नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डेफिशिएंसी जो है वो शुरुआत से ही इस किट के बारे में मान लेनी चाहिए थी। मजबूरी में ली गई है तो अब बहुत जगह और जगह किट उपलब्ध होंगे, उसकी तरफ करें। क्योंकि ना टेस्टिंग ना करना, उससे ज्यादा गलत टेस्टिंग करना वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि गलत टेस्टिंग करने के बाद अगर पॉजिटिव केसेस भी नेगेटिव आए तो भी मुसीबत है, और जो नेगेटिव केसेस हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उसकी व्यवस्था भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे में किट्स को जो है वो हिंदुस्तान की सरकार को भी, अगर वो बात सत्य है कि लेते हुए शुरू में ही इसकी एफिशिएंसी जो थी वो 71% थी, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। 1% की जो है वो एफिकेसी कम होनी चाहिए, यानी 99%। पर क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी तो आप 98%, 97%, 2-3% का भी ले सकते हैं। लेकिन 71% अगर हुआ है एफिकेसी तो इस ऑर्डर को कैंसिल ही किया जाना चाहिए और दूसरे अल्टरनेट टेस्ट करने के लिए देखने चाहिए। तो फिलहाल मास स्क्रीनिंग के क्या फायदे नजर आ रहे हैं डॉक्टर पंकज? क्योंकि जो भी टेस्ट किए गए हैं रैपिड किट के द्वारा उनमें संशय की दृष्टि तो नजर आ रही है कि जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव पे निकले, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव पे निकले हैं। लेकिन जब मास स्क्रीनिंग करने के लिए जब चिकित्सक, एएनएम, नर्सेज जो लोगों के इर्द गिर्द जा रहे हैं तो उन पर भी हमले हो रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति जो है इस महामारी को और ज्यादा चिंताजनक रूप दे रही है। देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा बिल्कुल कि ये जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं या जहाँ पे विरोध हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे अवश्य ही पॉजिटिव केसेस मिलेंगे, क्योंकि वही लोग आक्रमण कर रहे हैं जिनको ये अंदेशा है कि वो पॉजिटिव हैं, और अगर उनकी रिपोर्ट आ गई, जांच हुई, तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ेगा, आइसोलेशन वार्ड में जाना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने लोगों में डर क्यों है? वो अगर आइसोलेशन वार्ड में जा रहे हैं तो इससे डरने की क्या बात है? कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि अब जैसा कि डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने बताया कि अब एक घर में, एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में उनके घरों से बेटर फैसिलिटीज वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ की व्यवस्था जो है वो बेटर है, वहाँ पे दवाई मिल रही है, डॉक्टर्स और नर्सेज का डायरेक्ट सुपरविजन मिल रहा है, वहाँ पे खुला वातावरण मिल रहा है। तो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स या आइसोलेशन सेंटर्स उनके लिए बहुत बढ़िया स्थिति में है। और ये बिल्कुल ना सोचें, बल्कि अगर वो अपने वहाँ इस तरह की क्राउडेड एरियाज में रहेंगे तो ये ज्यादा तकलीफ दे होगा उनके लिए, क्योंकि अगर उनको इलाज नहीं मिला समय से, वो और उनके साथ जो साथी हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं वो सभी इससे संभावित कोरोना के कैरियर्स या संक्रमक होंगे और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी तय है। आप इस बात को देख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, अब वहां पे इसको नहीं ध्यान दिया गया, वहां इस तरह की चीज हुई, या इंदौर में आप देख रहे हैं तो वहां के पॉजिटिव केसेस का डाटा देखिएगा कितना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आइसोलेशन सेंटर्स या आपके क्वारंटाइन सेंटर्स में क्यों लेके जाते हैं? कोशिश ये रहती है विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की कोशिश ये रहती है कि लोगों को उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन जब ये लगता है कि उनके घर में क्वारंटाइन करना संभव नहीं है, पेश के कारण या किसी समस्या के कारण ये संभव नहीं है, इसलिए वो जो है आपको क्वारंटाइन सेंटर्स में लेके जाते हैं। और जहाँ पे संक्रमित ये लग रहा है कि संदिग्ध संक्रमित है,
उनको उनके परिवार को बचाने के लिए, उनके साथियों को बचाने के लिए उनको आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं ताकि उनका वहां पे इलाज किया जा सके। तो ये जो प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, सरकार कर रही है, ये आम समाज के हित में है, उनके फायदे की चीज है। तो जब तक आदमी ये नहीं समझता, अब सोनिया जी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि सिगरेट बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से ऑरल कैंसर होता है, सांस की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये सब लोग जानने के बावजूद भी गलतियां करते हैं। लेकिन आप ही देखिएगा कि कोरोना वायरस जो है वो इतना घातक है कि यहाँ पे आप उस तरह की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको अपने आप को सिस्टम को सरेंडर करना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े लोग भी अपने आप को सिस्टम में सरेंडर कर रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स जैसे लोगों को हो गया, कई देशों के प्रधानमंत्रियों को हो गया, अपने यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ एसोसिएटेड जो घर है उनको वहां पे आइसोलेट किया जा रहा है, रेड स्पॉट बना के उनको किया जा रहा है। तो ये समझना चाहिए कि आम व्यक्ति जो है उसी के हित में इतने कठोर शब्द लिए जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इन हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाए, तो वो सख्ती, वो ये नहीं कह रहे कि सरकार की सख्ती हो या पुलिस द्वारा सख्ती की जाए, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि ये सख्ती हम अपने ऊपर लगाएं, अपना परिवार के बड़े सदस्य अपने परिवार पे लगाएं, यूथ जो है वो अपने बुजुर्गों पर इस समय ये सख्तियों से हिदायतों का पालन करवाएं। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनको मास्क का उपयोग करने के लिए कहें, बाहर ना जाने दें। तो ये सारी जो हिदायतें करनी है ये हमारे हित में दी गई हैं, इनका पालन करना हमारे सब समाज के एक एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए उनके मन में अगर थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है, अगर आइसोलेशन सेंटर में जाने से, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, तो वो उनके फायदे के लिए ही है। बिल्कुल, कोई शौक नहीं है डॉक्टरों को, सरकार को किसी व्यक्ति को आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर में रखना। बल्कि आप ये देखिएगा कि संक्रमित लोगों को उनके परिवारों से इसलिए वहां अलग किया जाता है ताकि उनके परिवार के लोग संक्रमित ना हो। ऑन द अदर हैंड, जहां पे संक्रमित व्यक्तियों को रखा जा रहा है आइसोलेशन सेंटर में, वहां के डॉक्टर्स और वहां का जो स्टाफ, पैरामेडिक, बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर पंकज आप बने रहिएगा हमारे साथ, डॉक्टर परमेश्वर आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आप अगर रह रहे हैं तो आप सावधानी क्या क्या बरत सकते हैं, किस तरीके से अपने भीतर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है या इम्यूनिटी पावर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान रहे हैं कि किस तरह से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए कि अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रोंग है तो कोई भी रोग जो है वो आपके शरीर को इतना जल्द इफेक्ट नहीं कर पाएगा। डॉक्टर परमेश्वर, लीवर के मरीजों को फिलहाल क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? और क्योंकि लीवर के पेशेंट जो होते हैं उनका डाइजेशन बहुत ही पुअर होता है, तो इस समय वो किसी भी तरह की बदपरहेजी ना करें, अपना घर का बना हुआ ताजा गर्म सुपाच्य आहार खाएं, हो सके तो थोड़ा सा कम मात्रा में खाएं, और साथ में जो है पानी जो है वो हमेशा उबाल करके लें, और जितना हो सके गरिष्ठ पदार्थ जैसे दही हो गई, उड़द है, राजमा है, चने हैं, इनको अवॉइड करें। नॉन वेज को इस समय बिल्कुल ना खाएं, अंडा ना खाएं, बहुत तली भुनी चीजें ना खाएं, बहुत अधिक जैसे बाहर की चीजें होती हैं पैक्ड फूड ना खाएं। शराब का सेवन अगर करते हैं तो इस समय जो है शराब का सेवन जो है जैसे विष पीना जैसा होगा लीवर पेशेंट के लिए। तो ये सारी चीजें सोनिया मुझे लगता है कि लीवर पेशेंट को, प्लस लीवर अगर उनका वीक है तो डेफिनेटली आयुर्वेद में लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, उनका सेवन करें आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके। तो मुझे लगता है कि लीवर पेशेंट को बस सावधानी बरतेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय किसी भी तरह का वायलेशन जो है उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर परमेश्वर, फिलहाल तकनीक का जिक्र किया जाए, रैपिड टेस्टिंग किट का जिक्र किया जाए, फिर मास्क का जिक्र किया जाए, तो लगातार उनमें खामियां पाई जा रही है, क्योंकि तकनीक जो है लगातार वो भी संदेह के घेरे में है। तो आयुर्वेद के हिसाब से स्थिति का तोड़ क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए सोनिया, एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके हरियाणा न्यूज के माध्यम से कि टेस्टिंग की जो राह है ना वो सही राह नहीं है। वो सही एक तरह से ठीक है, हम थोड़ा सा पेशेंट को टेस्टिंग कुछ तो करना है वाली बात है, बाकी टेस्टिंग जो है उसको मैं बहुत अच्छा जो है अप्रोच नहीं मानता। रीजन बीइंग कि हम 10,000 टेस्टिंग ऑलमोस्ट एवरीडे कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख टेस्टिंग रोज करें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम जो है वो
डेंसली पॉपुलेटेड एक तरह से कंट्री में रह रहे हैं, 135 करोड़ हैं। सोनिया, एक फिगर मैं आपको देना चाहूंगा जिसे सुन के आपको भी हैरानी होगी कि यदि हम 1 लाख लोगों की टेस्टिंग रोज करते हैं तो आप अपने देश में 135 करोड़ को टेस्ट करने में आपको पता कितना समय लगेगा? 37 साल का समय लग जाएगा। अब 37 साल का समय लगने के बाद ये पहला राउंड है। अगर आज मैं टेस्ट होता और मैं नेगेटिव आता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है कि आजीवन अब मैं नेगेटिव हो गया। हो सकता है जब आपने मेरा सैंपल लिया उस समय मैं नेगेटिव आया, उसके 10 मिनट बाद मैं इन्फेक्टेड हो गया। तो इसलिए जब कोई भी चीज इस तरह से कम्युनिटी में फैल जाती है, हमें नहीं पता थी कि हम जहां जहां जाके डेंस पॉपुलेटेड एरिया में टेस्ट कर रहे हैं हमें पॉजिटिव केसेज मिल रहे हैं। तो हमें मान लेना चाहिए, जब मैं पहली बात रिपीट करता हूं कि हमें मान लेना चाहिए सबको कि हमको सामने वाले को ऐसे कंसिडर करना है कि ये हमारा कोरोना का कैरियर है और मैं स्वयं जो है कोरोना का पेशेंट हूं और मुझे कोरोना के पेशेंट के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, वो सारी एहतियात मुझे बरतनी चाहिए। अब पेशेंट 2 लेवल के हो सकते हैं। नंबर 1 एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें कोई लक्षण ही नहीं है, तो वहां पर जो है आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपकी किचन की है। और सेकंड वो है जहां पे लक्षण है। फिर मैं कह रहा हूं कि आपको अगर कफ, कोल्ड के, कंजेशन के, सांस में दिक्कत के लक्षण हैं तो आपको ये चिंता ही नहीं करनी कि आपने कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये राइनो वायरस है कि कोरोना का वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है। आपने इमीडिएटली जो प्रूवन एंटीवायरल हैं, ये देखिए हमारा जो आयुर्वेद है ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष ने लिख दी, ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है और इसमें जो टेस्टेड मेडिसिन हैं उनका पहले दिन से अगर आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। और अब ऐसी रिपोर्ट आनी भी शुरू हो चुकी है जहां जहां सरकार ने जो क्वारंटाइन पेशेंट थे, अभी टेस्टिंग उनकी नहीं हुई थी लेकिन उनको जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन पर रखा और जब टेस्ट हुआ तो वो सारे के सारे नेगेटिव आए। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सब मेडिसिन, आज देखिए हल्दी है, तुलसी है, तुलसी प्रूवन एंटीवायरल है, उस पर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि तुलसी प्रूवन एंटीवायरल और तुलसी लेके सोनिया नुकसान क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर आप रोज चाय में 2 पत्ते तुलसी के डाल करके उबाल के पीते हैं या थोड़ी सी अदरक डाल करके पीते हैं, काली मिर्च डाल करके पीते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इस तरह के मसाले हैं जो अमेरिका में नहीं है, जो इटली में नहीं है, जो ब्रिटेन में नहीं खाए जाते। तो आज अगर भारत में इतनी कम कैजुअलिटीज हैं तो कहीं ना कहीं हर घर में आज, सोनिया आप बताइए, आप जब चाय पीती हैं तो आपका मन करता है ना कि थोड़ी अदरक जरूर डाल देना। बिल्कुल सर। तो ये घर घर में हमारे प्रचलन में है और यही चीज हमको बचाएगी। डॉक्टर पंकज, कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो ठीक होता है संक्रमण से, तो दोबारा कितनी संभावना मानी जाए उसके संक्रमित होने की? इसमें जो है कोई बहुत ज्यादा रिसर्च हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी एक्टिविटीज नहीं पता लग रही है। लेकिन जो कोरोना वायरस जो पहले इससे पहले जो हुए हैं तो उनमें ये मान के चला जा रहा है कि आप उसमें इमीडिएट जो है वो आपको बेनिफिट रहता है कि उस सेशन में, उस सीजन में दोबारा नहीं होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले सीजन में ना हो, तो उस सीजन में होता है। और दूसरा, ये वायरस जो है वो म्यूटेट होते रहते हैं, अपना कैरेक्टर बदलते रहते हैं, तो वो फिर किसी ना किसी और दूसरे रूप में आके आपको, जिसके लिए आपने एंटीबॉडीज बन ली, तो दूसरे रूप में आके भी आपको संक्रमित कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक बार संक्रमण हो गया तो हमेशा के लिए उसको उस चीज का संक्रमण नहीं होगा। इस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है वो अपना कैरेक्टर बदलता रहता है, अपना जो म्यूटेशन होता रहता है उसको चेंज करता रहता है। डॉक्टर पंकज, दर्शकों की ओर से कई सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या कोरोना वायरस नोट और सिक्कों की वजह से भी फैलता है? देखिए, किसी भी चीज को अगर कोरोना संक्रमित या कोरोना कैरियर अगर किसी भी चीज को छूता है और उसके हाथ में वायरस है या वो छींकता है या किसी ऐसे सरफेस पे सिक्के रखे जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोरोना वायरस उपलब्ध है, तो स्वाभाविक रूप से ये सिक्कों के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। और डॉक्टर परमेश्वर, दूसरा सवाल ये है कि किराने की दुकान से खरीदारी करते वक्त किस तरह से सुरक्षित रहें और क्या क्या सुरक्षा उस वक्त अपनानी चाहिए? दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर पंकज बख्शी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, लेकिन आप इस देखिए कि जो हमें खांसी जुकाम होता है उसके पीछे आज हम जो मेडिकल फील्ड है ये मान के चलती है कि 90% कोल्ड कफ, कंजेशन या गले में दर्द जो है वो वायरल ओरिजिन का होता है। आप देखेंगे कि एक सीजन में आपको एक बार जुकाम होता है, अब जुकाम होने के बाद फिर
आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाने चाहिए, तो उस सीजन में आपको दोबारा जुकाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको तो दोबारा भी होता है, तिबारा भी होता है, फिर आप ठीक हो जाता है, दोबारा भी होता है, चौथी बार भी हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल फ्लू का वायरस है वो भी इतनी तेजी से म्यूटेट करता है, अपना शेप चेंज करता है कि उसके अगेंस्ट बनी एंटीबॉडीज उसको दूसरा जो चेंज शेप के साथ आता है उसको काउंटर नहीं कर पाता। तो वायरस के साथ ये बहुत एक तरह से हमारे लिए खतरनाक चीज है कि वो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, इसलिए एक सीजन में वही कोल्ड, वही कफ, वही गला दर्द हमको बार बार होता है, जबकि वायरस की वजह से होता है। तो ऐसा ही कोरोना की वजह से हो रहा है। इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो अगर एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो आगे हमें कोरोना का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन आज जैसे रिकरेंस ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं, चाइना में इस तरह के केसेस आने शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस भी अपने शेप को, साइज को, अपने स्ट्रक्चर को बदल रहा है, जिसकी वजह से जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो डाउटफुल है। तो इसलिए आपको हमेशा ही आपको सजग रहना होगा। अब आता हूं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि किराना से जो सामान आ रहा है, तो इसलिए जो चीजें देखिए वॉशेबल हैं, जैसे हमारे किराने की दुकान से हमारे पैकेट्स आते हैं जिसमें दाल के पैकेट हैं, चीनी का पैकेट है, घी का पैकेट है, तेल का पैकेट है, तो वो आप ला करके आपकी जिम्मेदारी है कि उसको नमक पानी में या आप सोडे में या फिर आप फिटकरी के पानी में आप उसको जो है कम से कम आधा घंटा 1 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद उसको अच्छे से वहां से धो करके पोंछ करके वापस से गर्म पानी में धोएं। तो ये करने के बाद फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नमक पानी, फिटकरी का पानी या सोडे का पानी जो है, ये तीनों अपने आप में ऐसे चीजें हैं जो सक्षम है वायरस को वहां से उस पैकेट के ऊपर अगर वो है तो उसको किल कर। डॉक्टर पंकज, स्थिति पर नियंत्रण की संभावना आपको कितनी नजर आ रही है? देखिए, स्थिति पे नियंत्रण मैंने कहा कि देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, कल भी मैंने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि इस समय हिंदुस्तान की सरकार और स्वास्थ्य विभाग वो प्रिपरेटरी फेज में है। वो इस तरह का जो अटैक कोरोना वायरस ने किया और जो डिजास्टर हुआ उसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार नहीं था। स्वास्थ्य की हमारी तैयारियां नहीं है और ना ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की तैयारियां थी। तो ये जो लॉकडाउन, अर्ली लॉकडाउन का जो फैसला लेके बहुत अच्छा फैसला था, ये फैसला लेते हुए कम से कम इसको अब तैयारियां करने का मौका मिल गया है। अब मौका मिल गया है कि आज अपने देश में ही पीपीई किट तैयार होने शुरू हो गए हैं। लोगों ने कहीं जेल में, कहीं घरों पर, कहीं फैक्ट्रीज में मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं, वेंटिलेटर्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इन चीजों को आइसोलेट किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो अभी और लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, नई नई स्ट्रेटेजी तय की जा रही है। तो ये हमारा प्रिपरेटरी फेज था और उस प्रिपरेटरी फेज में हम काफी हद तक सफल हुए हैं, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे हैं। अब जो असली टेस्ट होगा वो होगा जब हम ये बैरियर्स खत्म कर देंगे, जब लॉकडाउन खोलेंगे उस समय की क्या स्थिति रहेगी। और इसी तरीके से नवंबर दिसंबर में जब दोबारा ये सीजन आएगा, फ्लू का सीजन आएगा, बाकी का आएगा, उसमें क्या कोरोना वायरस दोबारा से अपना प्रभाव दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। जब आप नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल देंगे तो विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, आपके लोग वहां पे जाएंगे, आवागमन की स्थिति बढ़ेगी, तो उस समय चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। तो इस समय हम प्रिपरेटरी स्टेज में चल रहे हैं। हमें उस स्थिति से निपटने के लिए और ज्यादा सख्त मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे आप हरियाणा के आंकड़े भी अगर आप देखते हैं तो हरियाणा में अभी जो 264 केस थे उसमें से केवल 103 केस एक्टिव है, यानी 158 केसेज हैं वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और मौत का डाटा वही 3 पे ही फिक्स है। इसका मतलब ये है कि जो हम अगर प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर ये सारे साधन संपन्नता के साथ काम करते हैं तो जो रिकवरी रेट है वो काफी हाई है। और अगर लेट स्टेज में, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में, बाकी जगह जहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है, वहां पे इसका कारण ये है कि हम हरियाणा में इमीडिएटली हमने शुरू में ही लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइसोलेशन सेंटर में रहकर ट्रीटमेंट देना शुरू किया। लेकिन वो उन प्रांतों में वो क्योंकि शुरू में अर्ली आइडेंटिफाई नहीं आए तो वो लेट स्टेज में हॉस्पिटलाइज हुए, आइसोलेशन सेंटर्स में हुए, ट्रीटमेंट देने में आए और एल्डरली पेशेंट्स को वहाँ ज्यादा इफेक्ट किया, इसलिए संभावित है। तो हमारा जो असली चैलेंज है वो लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू होगा
अभी हम प्रिपरेटरी फेज में है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। डॉक्टर परमेश्वर, किसानों की ओर से एक सवाल आ रहा है कि वो गेहूं की कटाई कर रहे हैं, सरसों की फसल निकलवा रहे हैं, मंडियों तक जा रहे हैं, तो धूल का काम काफी ज्यादा है फिलहाल। तो ऐसे में जिन किसानों को एलर्जी हो रही है, घरेलू उपाय बताइए कि जिनसे वो इस एलर्जी से राहत पा सकें। देखिए, एक नुस्खा सोनिया जी देना चाहूंगा जो हम सालों से प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सफलता के साथ प्रयोग कर रहे हैं कि एलर्जी से बचने के लिए आपको काली मिर्च 50 ग्राम और बताशे जो प्रसाद वाले के होते हैं वो 150 ग्राम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, काली मिर्च 50 ग्राम और बताशे 150 ग्राम लेकर के आप घर में मिक्सी में उसको पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर का 1 चम्मच आप रात में हल्दी वाले दूध के साथ रोज सेवन कीजिए। तो आपको सालों की एलर्जी 1-2 महीने में ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन खानी पड़ती है सालों तक। वो आप देखेंगे कि केवल काली मिर्च बताशे का पाउडर हल्दी वाले दूध से लेने से इसमें हम लाखों लोग इससे ठीक हो चुके हैं। तो इसका प्रयोग करें। और क्योंकि ये जो डस्ट है ये नाक के थ्रू जाकर के हमें इरिटेट करती है, छींकें आती हैं, खांसी आती है, तो डेफिनेटली मास्क का प्रयोग जो है अब कंपलसरी है। चाहे आप खेत में काम करें, चाहे आप मंडी में जाएं, आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क अब जो है मुझे लगता है, अभी सोनिया आपने क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर पंकज वत्स से कि ये कंडीशन हालात कब सुधरेंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हालात जो है वो अभी कुछ महीने, तो हमें जो है महीने या हो सकता है साल भी लग जाए, हमें अब अपने को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि ये मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये तो अच्छी आदतें हैं। एक्चुअली ये अच्छी आदतें हैं, इनको अगर आप अडॉप्ट कर लें, अपनी आदत में शामिल कर लें, तो मुझे लगता है कि ये सबके हित में रहेगा। डॉक्टर परमेश्वर, जरा आयुर्वेदिक हिसाब से ये भी बताएं कि जो फिलहाल किसान काम कर रहे हैं वो किसी भी कारणवश डॉक्टरों के पास नहीं जा पा रहे हैं, जोड़ों का दर्द हो रहा है और टांगों में दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से क्या क्या उपाय करें वो? इसमें फिर से मैं घरेलू चीज बताऊंगा, त्रिकटु चूर्ण। इसमें सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, काली मिर्च और पिपली, ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में ले सकते हैं। पिपली गरम मसाले में पड़ती है, काली मिर्च की जैसे ही लंबी होती है, क्या मिल जाती है, पिपली आप बोलेंगे तो वो दे देंगे। तो इन तीनों को आप घर पे ही पाउडर करें और बराबर मात्रा में तीनों को मिलाकर के पाउडर करें और इसका आधा चम्मच शहद में मिलाकर के यदि आप सुबह शाम लेते हैं, तो ये जो इस समय जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, उसमें जो है त्रिकटु चूर्ण बहुत ही सिंपल चीज लेकिन बहुत ही इफेक्टिव चीज है। तो मुझे लगता है कि ये लें और साथ में सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, थोड़ी सी अजवाइन डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के, अगर संभव हो गाँव में एरंड के पत्ते बहुत होते हैं, थोड़े से एरंड के पत्ते तोड़ के डाल के तेल उबाल लें और फिर छान करके इसी तेल से जो है जोड़ों की मालिश करें। त्रिकटु चूर्ण शहद के साथ खाएं और तेल की मालिश करें, तो मुझे लगता है कि जोड़ों के दर्द में काफी हद तक राहत मिलेगी। डॉक्टर पंकज, अभी जो ऑर्डर से जो पैकेज बताना चाहूंगा, इस समय गर्म पानी का पीते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी बीमारी से आपको बचा सकता है। आप हमेशा गर्म पानी पिए। और एक चीज और सुनिए कि आप इस समय अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाएं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या चीज बिल्कुल ना खाएं जो ताकत बनी रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दही का सेवन जोड़ों में दर्द लाता है, सूजन लाता है, श्वास की प्रॉब्लम देता है, गला खराब करता है, तो इस समय दही का सेवन ना करें। ठंडी चीजों का, फ्रिज की चीजों का सेवन ना करें। ठंडा पानी, गर्मी आ रहा है, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये हमें इस समय जो है इनसे दूरी बना कर रखनी है। डॉक्टर पंकज, सवाल ये भी है कि फिलहाल कई आइटम्स हैं जो ऑर्डर किए जा रहे हैं, ऑर्डर किए हुए पैकेज मिल रहे हैं, तो वो कितने सुरक्षित माने जाए, कितने असुरक्षित माने जाएं फिलहाल? देखिए सोनिया जी, इसमें वो प्रिंसिपल वही रहेगा कि हमने कम से कम चीजों के कांटेक्ट में आना है। तो पहली चीज ये है कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करें, और नहीं तो अन्यथा जब आते हैं तो उसको उतनी ही करेंसी पहले से ही आप निकाल के रखें जितना पैसा उसको दिया जाना है, ताकि एक्सचेंज ऑफ करेंसी ना हो। उसके बाद जो आया है तो उसको आप अपने बाहर, घर के बाहरी आंगन में इसको रखवा लें और उसको तुरंत ना छुएं। उसके बाद अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो उसको कुछ समय तक ऐसे ही रहने दें, और अन्यथा उसका जो कार्डबोर्ड है या उसकी जो पैकेजिंग का मटेरियल है उसको खोलने के बाद उसको वहीं बाहर रखे हुए डस्टबिन में डाल दें और फिर अपने अंदर ले जाके उसको पहले हैंड वॉश करें। अपने हैंड वॉश करने के बाद फिर दोबारा अगर वो चीज धुल सकती है, अगर वो आइटम धुल सकता है, कई बार पैक्ड बॉटल्स आ रही हैं, पैक्ड कुछ चीज आ रही है जो धुल सकता है, तो उसको अवश्य धो ले। 20 सेकंड के लिए साबुन लगा के, डिटर्जेंट लगा के, डिसइंफेक्टेंट लगा के धो ले। अन्यथा जो है उसका उपयोग है वो आप करीबन कोशिश करें कि
24 घंटे 48 घंटे तक उसका उपयोग ना करना पड़े, तो स्वतः उसके अंदर कोई वायरस रहेगा, क्योंकि जो उसके अंदर आएंगे, इस तरह के जो इफेक्टेड आएंगे, वो वायरस जो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होंगे। तो ये सारी प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो आप उनसे बच जाएंगे। करेंसी का एक्सचेंज ना करना, कार्डबोर्ड को करके बाहर ही निकाल देना और उसके बाद हैंड वॉश करके ही किसी चीज को छूना, ये अति आवश्यक है। इवन जिस सरफेस पे भी रख रहे हैं, उस सरफेस पे भी आप तुरंत ना छुएं, उसको भी फिर बाद में उस एरिया को भी डिसइंफेक्ट करें। डॉक्टर पंकज, फिलहाल स्थिति पर्यावरण के हिसाब से काफी अच्छी नजर आ रही है। हमारी नदियां साफ हो गई हैं, हमारी हवा साफ हो गई है, पोल्यूशन नहीं है, तो इस दौरान लोगों की मेंटली सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत सुहाना लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह मॉर्निंग में चिड़ियों की चहचहाहट से जो सुनाई देती है, जल्दी आंख खुलती है। लोग जो है इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खास तौर पे शहर के लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वातावरण बहुत साफ है। अगर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो लगता है कि बहुत सालों के बाद शायद बच्चों ने ऐसा आकाश जो है वो शहरों में देखा होगा। नदी, नाले, आप देखिए जमुना, गंगा, सब जगह से पॉजिटिव खबर आ रही है। इसका मतलब ये है कि वातावरण को दूषित करने के लिए मनुष्य ही वातावरण को दूषित करता है। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी, यही सारी चीजें जो है इस वातावरण को दूषित करती हैं। ये हमारे एक सबक है, पूरी मानव जाति के लिए सबक है कि सभी लोग इसको अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद या ड्यूरिंग दैट प्रायोरिटी पर लें कि वो ऐसे काम करें ताकि वो वातावरण को दूषित ना करें। ये जिम्मेवारी जो समाज को लेनी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी अन्यथा तरस जाएगी इस वातावरण को दोबारा देखने के लिए। डॉक्टर परमेश्वर, इम्यून सिस्टम का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, उसको बढ़ाने के लिए किस किस तरीके से खान पान में क्या क्या चीजें अभी शामिल कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मौसम परिवर्तन हो रहा है, हल्का बुखार, खांसी, जुकाम से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो इसी बीच इम्यून सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाया जाए? क्योंकि किसानों के लिए भी चीजें जरूरी हो गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शारीरिक कार्य उनको करना पड़ रहा है। सोनिया, दो चीजें हैं, एक है इम्यूनिटी को बढ़ाना, एक है इनिशियल स्टेज ऑफ जो सिम्टम्स हैं, जो बुखार है, खांसी है, उसे ठीक करना। अगर इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें तो यहाँ पे मैं, क्योंकि इससे ग्रेजुअल प्रोसेस, एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसके लिए गिलोय का प्रयोग, गिलोय जो है बहुत अच्छे से उपलब्ध है, आप गिलोय का प्रयोग करें। आप गिलोय को काढ़ा बना करके पिए। रोज अगर संभव है तो आप 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं, नहीं तो आप आंवले के किसी न किसी रूप में खाएं, चटनी के रूप में खाएं, सैलेड के रूप में खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं, तो आंवले का प्रयोग करें। मुनक्का इस समय बहुत अच्छा सुपाच्य चीज है, लेकिन शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, तो मुनक्का पानी में भिगो करके या दूध में उबाल करके 4 दाने सुबह शाम लें। अच्छा, चौलाई जो होता है, चौलाई भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो है इम्यूनो बूस्टर माना जाता है। जो हम रातों में जो रामदाना होता है उसके लड्डू खाते हैं, वो आप इस समय जो है प्रयोग कर सकते हैं। आप अच्छे से गोघृत, अगर गाय का घी है उसको जो लोग बचा सकते हैं, दूध में 1 चम्मच डाल करके रात में सोते समय सेवन करें। तो ये सारी चीजें वो चीजें। और फिर दूसरा, आप रोज व्यायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखिए, खाली खाने पीने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, इम्यूनिटी बढ़ती है खाने पीने के साथ में आपकी जीवन शैली से। आपका सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, प्रतिदिन व्यायाम करना, प्रतिदिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि बैठ करके आराम से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ये सब आप करें तो, और मन खुश करें, अपना खुश करें, परिवार का खुश करें। इस समय किसी तरह के मानसिक तनाव को साथ में लेके ना घूमें, कि ये सारी चीजें जो है इम्यूनिटी को, एक तरह से आपका तनाव जो है इम्यूनिटी पे एकदम सीधे सीधे असर डालता है। आप दिन भर तो मुनक्का खाते हैं लेकिन फिर मानसिक तनाव लेके घूम रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सब तरफ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चर्चा में शामिल हुए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पंकज वत्स साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों को चर्चा में हमने बताया कि किस तरीके से आप कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी रोग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, क्योंकि देखिए जरूरी हो जाता है। इस महामारी के दौरान हम किस तरीके से अपनी सजगता जाहिर कर रहे हैं, कितने उपायों, कितने नियमों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। बने रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।